नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। सावन माह के पहले सोमवार पर तीर्थ नगरी पुष्कर शिव में हो गई। सोमवार सुबह से ही हो रही रिमझिम बारिश ने जहां मौसम को सुहाना बना दिया, वहीं भगवान शिव की आराधना के लिए उमड़े श्रद्धालुओं ने पूरे शहर को भक्तिमय वातावरण से सरोबार कर दिया। सावन के पहले सोमवार पर तीर्थ नगरी पुष्कर शिवमय हो गई। सोमवार सुबह से ही हो रही रिमझिम बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया। वहीं भगवान शिव की आराधना के लिए उमड़े श्रद्धालुओं ने पूरे शहर को भक्तिमय वातावरण से सरोबार कर दिया। बारिश और भक्ति रस के इस अद्भुत संगम ने पुष्कर की धार्मिक छटा को और भी मनमोहक बना दिया। सुबह तड़के से ही शहर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। भक्तों ने भगवान शिव का सहस्त्रधारा, रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक तथा बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और पवित्र जल अर्पित कर सुख समृद्धि एवं परिवार की खुशहाली की कामना की। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। भीगते हुए भी श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव के साथ अपनी बारी का इंतजार करते रहे और हर हर महादेव तथा बोल बम के जयघोष से मंदिर परिसर गूंजते रहे। सावन के पहले सोमवार को लेकर शहर के प्रमुख शिव मंदिरों को आकर्षक फूलों, रंग बिरंगी रोशनी, बेलपत्रों और विशेष सजावट से सजाया गया। सभी प्रमुख शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक के आयोजन किए गए। सावन माह शुरू होते ही पुष्कर में कांवड़ियों की आवाजाही भी तेज हो गई। अजमेर सहित आसपास के जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर सरोवर का पवित्र जल लेकर अपने अपने गांवों और शहरों की ओर रवाना हुए। कांवड़ यात्रियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं सेवा संगठनों द्वारा मार्ग में कई स्थानों पर सेवा शिविर लगाए गए। इन शिविरों में कांवड़ियों के लिए शीतल पेयजल, फल, प्रसाद, प्राथमिक उपचार तथा विश्राम की व्यवस्था की गई। दिन भर मंदिरों में दर्शन और जलाभिषेक का क्रम चलता रहा तथा तीर्थनगरी का धार्मिक वातावरण श्रद्धा और उल्लास से परिपूर्ण दिखाई दिया। प्राचीन 108 महादेव जी का मंदिर 52 घाट में एक महादेव घाट के ऊपर ये स्थित है। इस मंदिर में 108 शिवलिंग एक साथ विराजित है। ये मंदिर लगभग 800 वर्ष पुराना है। यहाँ सुबह से ही श्रावण मास में भक्तों की 5 बजे से लगातार भीड़ चल रही है। यहाँ विशेष पूजा पाठ वगैरह किया जा रहा है। जलधारा पूरे श्रावण में, सहस्त्रधारा, रुद्राभिषेक यहाँ लगातार हो रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पूजा करने से किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, किसी के संतान नहीं हो रही हो, हर चीज़ की मनोकामना यहाँ पूजा मात्र से ही दूर पूरी होती है। ये प्राचीन शिव मंदिर 52 घाट में एक शिव घाट के ऊपर ही विराजित है। अभी पहला सोमवार है, कैसा देखने को मिल रहा है? यहाँ भक्तों की सुबह से ही बड़ी तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्त जलधारा और पूजा अर्चना कर रहे हैं और सभी मनोकामना के लिए अर्चना कर रहे हैं। गुरु जी, आपका नाम? मेरा नाम गोविंद शर्मा, 108 महादेव पुजारी। मैं आई हूँ पुष्कर में। पुष्कर में एक बहुत ही फेमस मंदिर है, 108 शिवलिंग है यहाँ पे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और ये पुष्कर लेक के पास में है। यहाँ आके बहुत ही आनंद आ गया। लाइक इतने सारे शिवलिंग को जल चढ़ा के अर्पित करके मन को शांति मिल गई। सावन का पहला सोमवार सभी को मुबारक हो। हर हर महादेव। आपने पहला सोमवार है, जल चढ़ाया, इसके अलावा क्या क्या पाठ पूजा करी? हाँ जी, हमने पाठ पूजा की, हमने जल चढ़ाया, हमने पंडित जी के साथ बैठ के भी पूजा करी। पंडित जी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे भजन, बहुत अच्छी संध्या यहाँ पे है। जिले को आयुर्वेद चिकित्सा और औषधि निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सौगात मिली है। पुष्कर रोड स्थित दीनदयाल इंडस्ट्रीज में स्थापित आधुनिक आयुर्वेद रसायनशाला का सोमवार को विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा एवं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस आयुर्वेद रसायनशाला की स्थापना से न केवल आयुर्वेदिक औषधियों के उत्पादन को नई सौगात मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। संस्था का राजस्थान सरकार के साथ आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन के लिए 15 वर्षों का समझौता हुआ है, जिसके तहत विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति आज पूरे विश्व में अपनी प्रभावशीलता के कारण पहचान बना रही है। ऐसे में राजस्थान में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आयुर्वेद रसायनशाला का प्रारंभ प्रदेश के लिए गर्व की बात है।
इससे गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन होगा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है तथा इस प्रकार की परियोजनाएं प्रदेश के औद्योगिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रसायनशाला के शुभारंभ के साथ ही उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा एवं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान करते हुए कहा कि औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्थापित प्याऊ का भी उद्घाटन किया गया। समारोह में दीनदयाल इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा एवं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का भगवान भोलेनाथ की आकर्षक तस्वीर भेंटकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर अतिथियों का माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान भी किया गया। अजमेर और भरतपुर में शुरू किया गया है, ये पीपीपी मॉडल पे हमने दिया है और हमारी यहाँ की जो फर्म है वो फर्म हमारी दीनदयाल इंडस्ट्रीज के नाम से है और इसने हमें 31% जो हमारी गवर्नमेंट रेट है, पब्लिक जो रेट है उससे कम में हमारे को सप्लाई देने का उम्मीद है इसमें। और निश्चित रूप से इससे हमारे को प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपए का फायदा भी इसमें हमें मिलेगा और मैं मानता हूं कि इससे हमारे आयुर्वेद विभाग, हमारा जो आयुष विभाग है, इसको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी क्योंकि हमारे को एक अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ मिलेगी। और आपके माध्यम से मैं सभी राजस्थान प्रदेश ही नहीं, सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि हम आयुर्वेद की ओर बढ़े क्योंकि ये एक जीवन जीने की कला और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखे, हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे, हमारा खान पान रहन सहन हमारा बहुत अच्छा हो। जो आयुर्वेद तरीके से हमारा जो खान पान है वो करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि मेरा स्वस्थ भारत है, और स्वस्थ भारत जब भी रहेगा कि हम हमारे खान पान रहन सहन में हमारा जो पूर्ववर्ती तरीका था उसको, हमारा पौराणिक तरीका था उसको अपनाएं और हमारे आयुर्वेद के नुस्खे को हम अपनाएं ताकि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। सर, आमजन की दृष्टि से कितना इसको कार्यशाला जो क्योंकि आधुनिक होने जा रही है और साथ में जो है इसकी सप्लाई जो है सप्लाई होगी या किस तरह से क्या होगा? निश्चित रूप से आमजन को इससे फायदा है कि हमारे को दवाइयाँ की क्वालिटी अच्छी मिलेगी और दवाइयाँ समय पे मिलेगी। इसके लिए ये रसायनशालाएं हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। जिस तरह से हमारा राजस्थान में आयुर्वेद विभाग दिनों दिन प्रगति पे है, वो यही कारण है कि हमारी अच्छी क्वालिटी की हमारी दवाइयाँ हैं और हमने आरोग्य मंदिर भी हमने कम से कम 2000 के लगभग बनाए हैं जिनसे आम जन में एक जागरूकता हम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आयुर्वेद की ओर बढ़े और लोगों का रुझान जो पहले ओपीडी नहीं आ सकती थी, आज बहुत ज़्यादा ओपीडी हमारे आयुर्वेद हॉस्पिटलों में आ रही है। इससे लगता है कि अब जनता में जागरूकता आई है आयुर्वेद के प्रति, तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सभी निरोगी रहे, यही कामना करता हूँ। सर, आयुर्वेद की दवाइयाँ काफी महंगी होती है, आम जन की उपलब्ध सुलभता में आवे, इस तरह का कोई प्रयास? देखिए, आयुर्वेद की दवाइयाँ महंगी क्या, हम तो हमारे आयुर्वेद विभाग से हम तो फ्री में देते हैं, आपसे पैसा नहीं लेते हैं, तो कई दवाइयाँ हैं फ्री देते हैं। नहीं कोई दवाई, लेकिन हमारी जितने हम दवाइयाँ दे रहे हैं वो फ्री में दे रहे हैं और अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ दे रहे हैं। सर, ऑटोमेशन को लेकर लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, कार्य होती है, आयुर्वेद वाले और डिस्पेंसरियां हैं, उसको लेकर क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ, हमने आरोग्य मंदिर बनाए और डिस्पेंसरियों का हमने कलर वगैरह वो भी अच्छा किया है, स्टाफ की सुव्यवस्था की है और आने वाले समय में हमने उसका रोगी का पूरा उसका परिचय भी हम रखने लग गए हैं, जिससे एक डेटा पूरा उसका आए, कहीं भी दिखाए तो उसका पूरा डेटा। अजमेर में 50 साल पुरानी रसायनशाला
जो दवाइयाँ बनाती थी, आज उसके दीनदयाल इंडस्ट्री से पीपीपी मोड में राजस्थान सरकार के साथ आधुनिकीकरण के लिए लगभग अजमेर को 20 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी का, बैरवा जी का और सभी का अपनी ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि यहाँ पे जो दवाइयाँ बनेंगी वे आधुनिक मशीनों से बनेंगी, उससे उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, उसकी लागत भी कम आएगी। तो जो दीनदयाल उपाध्याय जी का सोच था, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके माध्यम से उनको सस्ती दवाई भी मिल सकेगी और निरोगी बन सकेंगे। और इसके में लिए राजस्थान में जो मंत्री जी के नेतृत्व में आयुर्वेद बढ़ रहा है और माननीय मोदी जी भी इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। सनातन संस्कृति में जिस प्रकार से आयुर्वेद का सनातन है, हमने विश्व को इसके आधार पे चिकित्सा का ज्ञान दिया है और उस चिकित्सा ज्ञान के तहत अजमेर में भी लगातार हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अभी कुछ समय पहले यहाँ पे हमने बड़ी पंचकर्म की यहाँ पे औषधालय बनाया है और अजमेर में यूनिवर्सिटी भी विधेयक विधानसभा ने पारित किया है। तो आयुर्वेद के प्रति अजमेर भी समर्पित है और हमारी सरकार भी समर्पित है। मुझे लगता है कि मोदी जी के सपने को और बजाय के सपने को अजमेर की जनता और आयुर्वेद मिल करके हम उनके सपनों को पूरा करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, अभी तक जो निःशुल्क दवाइयाँ आयुर्वेद द्वारा मिल रही है, क्या उसमें कुछ इजाफा नहीं, निश्चित रूप से दवाइयों में इजाफा भी होगा और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी और कई प्रकार की दवाइयाँ जो अब तक उपलब्ध नहीं हो पाती थी वो भी उपलब्ध होंगी, क्योंकि लोगों का विश्वास पहले काफ़ी समय से आयुर्वेद के प्रति बढ़ रहा है। क्योंकि एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद उसको बीमारी को जड़ से समाप्त करती है, इस नाते आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ा है। उस रुझान को पूरा करने के लिए ये रसायनशाला बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगी और इसके साथ राजस्थान नहीं, धीरे धीरे मुझे लगता है देश तक हम जाएंगे और विदेश तक भी जाएंगे और पूरे विश्व को हम वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से हम सबको स्वस्थ रखेंगे और उसमें काम करेंगे। सर, देश का पहला पीपीपी मोड पर आधारित है, अपने आप में रोजगार की देगा अजमेर को और विकास के बाद इससे निश्चित रूप से यहाँ लगभग मुझे जितनी जानकारी है 200 से 300 लोगों को रोजगार भी इस रसायनशाला में मिलने वाला है। कहीं भी कोई इंडस्ट्री आती है तो रोजगार निश्चित रूप से मिलता है और वह रोजगार के लिए अजमेर के लिए भी ये एक एसेट होगा। तो धीरे धीरे अजमेर का जो पिछले कुछ दिनों से 2 वर्षों से हम लोग इसका विकास कर रहे हैं, उसमें यह भी एक नई कड़ी जुड़ रही है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य छापरवाल है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर दीनदयाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हूँ। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हम लोग के लिए। ये अजमेर और भरतपुर प्लांट्स हम लोगों ने राजस्थान सरकार के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इनॉग्रेट किया है और इन प्लांट्स के ज़रिए हम पूरे राजस्थान में लगभग 4000 डिस्पेंसरीज और 500 हॉस्पिटल्स में और आयुर्वेदिक औषधियाँ यहाँ से निर्माण करके हम लोग सप्लाई करेंगे और सप्लाई भी हम लोग 400 ब्लॉक पॉइंट्स तक कर रहे हैं, ब्लॉक ऑफिसेज, ब्लॉक हॉस्पिटल्स तक। और ये लगभग 200 अलग अलग प्रकार की औषधियाँ रहेंगी और इसमें हम लोग की जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रूशल चीज़ है वो है क्वालिटी, जिसके लिए सरकार और कंपनी दोनों इसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं। सरकार की लैब भी हमारे इनफैक्ट अजमेर फैक्ट्री कैंपस के अंदर ही है, तो क्वालिटी पे हमारा खास ध्यान रहा जाएगा, जिससे राजस्थान पब्लिक को जो फ्री की दवाइयाँ मिल रही हैं उसमें एक बदलाव आए और आम जनता को ये महसूस हो कि आयुर्वेद पुराना नहीं है। मॉडर्न पैकेजिंग में, मॉडर्न इनोवेशन के साथ, WHO GMP कंप्लायंट यूनिट के साथ हम लोग अच्छे से अच्छे मेडिसिन प्रदान कर पाएँ। इनफैक्ट राजस्थान में नहीं, हम लोग बाकी प्रदेशों में भी यहाँ से पूरी प्लानिंग है और पूरी तैयारियाँ यहाँ से करें। हम लोगों ने यहाँ पे जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इसमें हम लोग ने कैपेसिटी सिंगल शिफ्ट में लगभग 100 करोड़ से ऊपर की रखी है और हमें पूरी आशा है कि सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी और माननीय कोटेचा जी और वासुदेव देवनानी जी और हमारे बैरवा जी जो हमारे मंत्री हैं और ऑनरेबल स्पीकर हैं देवनानी जी, हम लोग सबका सहयोग मिलेगा और सुबीर कुमार जी IAS जो अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष राजस्थान के हैं, इन सब के आश्वासन से हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग का यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा। सदगुरु स्कूल में सोमवार को छात्र परिषद
अलंकरण समारोह का गरिमा में आयोजन किया गया। समारोह में विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्र परिषद के विभिन्न पदों पर अलंकृत कर उन्हें विद्यालय में अनुशासन, नेतृत्व और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का दायित्व सौंपा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने की। अजमेर के पंचशील स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में छात्र परिषद अलंकरण समारोह का गरिमामय आयोजन किया गया। समारोह में विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्र परिषद के विभिन्न पदों पर अलंकृत कर उन्हें विद्यालय में अनुशासन, नेतृत्व और जिम्मेदारी का निर्वहन करने का दायित्व सौंपा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने की। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इसके बाद विद्यालय परिवार ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को पौधा भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। विद्यालय प्रबंधन ने छात्र परिषद के गठन को विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। कार्यक्रम में छात्र परिषद के चयनित विद्यार्थियों को बैज एवं अलंकरण पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें विद्यालय की गरिमा बनाए रखने, अनुशासन का पालन कराने, सहपाठियों का मार्गदर्शन करने तथा विभिन्न शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। विद्यार्थियों ने भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लिया। समारोह को संबोधित करते हुए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विद्यालय के 8 विद्यार्थियों ने छोटी उम्र में ही पुस्तक लेखन जैसा उल्लेखनीय कार्य किया है। यह अत्यंत गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी भविष्य में समाज और राष्ट्र को नई दिशा देने का कार्य करेंगे। कम आयु में साहित्य सृजन करना उनकी रचनात्मक सोच, प्रतिभा और सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचायक है। समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में वासुदेव देवनानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में चलाए जा रहे नक्शा मुक्ति अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज युवा नशे की गिरफ्त में आ रहा है, जो चिंता का विषय है। हाँ सर, बताइए। आज सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के छात्र परिषद के अलंकरण समारोह रहा। उस अलंकरण समारोह में हमारे यहीं के बच्चों को अलंकृत किया गया। उनके छात्र परिषद का उनको जिम्मेदारियां दी गई। उसके लिए मैं इस प्रारंभ को मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और लगता है कि अजमेर जो एक शैक्षिक नगरी रहा, ऐसा लोग कहते हैं, वापस शैक्षिक नगरी बनने की ओर अग्रसर हुआ। उसमें सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अपनी भूमिका निभा रहा है और इसका जो वातावरण है वह भारतीय संस्कृति के अनुकूल है। वो लगता है इस तरह से लीडरशिप खड़ी होगी। वह जैसे से 8 बच्चों ने इस छोटी उम्र में पुस्तक लिखी है, यह एक नई प्रेरणा देता है। नए लीडर्स तैयार करने के, नए लेखक तैयार करने का जो प्रारंभ है, यह देश में और समाज में आगे ले जा करके ये बच्चे अपने प्रतिभाओं से समाज को भी कुछ देंगे और राष्ट्र को भी देंगे। मेरा आग्रह है कि सभी बच्चे इस प्रकार का आगे बढ़ें ताकि उनके जीवन में नेशन फर्स्ट आए, इनमें संवेदनशीलता जगे, इनमें नेतृत्व क्षमता तो बढ़े, लेकिन वह नेतृत्व क्षमता देश के और समाज के काम आए। तो निश्चित रूप से यह देश जो आगे विश्व गुरु की ओर बनने के मोदी जी के नेतृत्व में चल पड़ा है, वह धीरे धीरे निश्चित रूप से सफलता अर्जित करेगा। उसमें यह स्कूल भी अपना कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करके सहभागी बन रहा है। इसलिए मैं इन सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। एक बड़ा अभियान नशा मुक्त का भी शुरू किया गया है, उसके लिए बच्चों को क्या विशेष संदेश? कल देश भर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प किया, विशेष रूप से युवाओं को, कि युवा नशा मुक्त रहें। और मैं आज के नौजवानों को कहूँगा, ये नशा उनके व्यक्तिगत शरीर को, उनके परिवार को, उनको खुद को नष्ट करता है। इसीलिए हम सब लोग मिलकर के नशा बंद करें और यह नशे में नौजवानों को एक विदेशी षड्यंत्र के तहत युवा कमज़ोर बने। क्योंकि जब युवा नशा कर लेता है तो उसके मस्तिष्क की जो ग्रंथियां हैं वे कमज़ोर हो जाती हैं, सोचना बंद हो जाता है, विवेक अपना खो देता है। उसके बाद वो जिस प्रकार से आचरण करता है वह आचरण एक प्रकार का घातक होता है। इसलिए उसका विवेक जगे, उसकी ऊर्जा
सही ढंग से उपयोग हो। इसलिए नशे से परहेज करना युवकों से आह्वान करूंगा कि वे अपने आप को नशे से दूर रखें। विद्यालय में आज राजस्थान विधानसभा के स्पीकर श्री वासुदेव देवनानी जी द्वारा विद्यार्थियों के समूह को शपथ ग्रहण समारोह कराया गया, जो विद्यालय का लीडरशिप बॉडी बनेगा। और इस अवसर पर आज 8 विद्यार्थियों द्वारा लिखी गई किताबों का भी अनावरण किया गया, जो कि पब्लिश की गई हैं, और आने वाले समय में भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। विद्यार्थियों में नेतृत्व कौशल को विकसित करने के लिए आज देवनानी साहब के द्वारा इन सभी विद्यार्थियों को शपथ ग्रहण समारोह कराया गया। जेन ज़ी के प्रयासों की सराहना करते हुए आज देवनानी जी ने यही संदेश दिया कि हम वैश्विक तौर पर एक वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए सदगुरु का भी उन्होंने विशेष तौर से उल्लेख किया, लेकिन साथ में ये भी संदेश दिया कि हम हृदय से भारतीय रहें और भारतीय संस्कृति और संस्कारों का अनुकरण करते हुए विश्व पटल पर अपनी जगह बनाएं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से जन अधिकार पार्टी जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद अली ने देश की राजनीति को लेकर बड़ा संदेश दिया। ख्वाजा साहब की बारगाह में अकीदत की चादर और फूल पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि देश अब नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत, भाईचारे, शिक्षा और विकास की राजनीति चाहता है। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से जन अधिकार पार्टी जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने देश की राजनीति को लेकर बड़ा संदेश दिया। ख्वाजा साहब की बारगाह में अकीदत की चादर और फूल पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि देश अब नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत, भाईचारे, शिक्षा और विकास की राजनीति चाहता है। उन्होंने घोषणा की कि पार्टी देश के उज्जवल भविष्य के लिए जैन-ज़ी को राजनीतिक मंच देगी और युवाओं की ताकत को देश निर्माण में भागीदार बनाएगी। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजू अरोड़ा के साथ दरगाह पहुंचे आजाद अली ने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पार्टी की मजबूती, देश की खुशहाली और आपसी भाईचारे की दुआ मांगी। दरगाह में सैयद नदीम चिश्ती ने उन्हें जियारत कराई तथा दस्तारबंदी कर तबरुक भेंट किया। दरगाह जियारत के बाद मीडिया से बातचीत में आजाद अली ने कहा, आज का युवा धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति से आगे बढ़कर शिक्षा, रोजगार और विकास चाहता है। उन्होंने कहा कि जन अधिकार पार्टी का गठन हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक सौहार्द और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से किया गया है। पार्टी समाज सेवा और राष्ट्र सेवा की भावना रखने वाले हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर एक मजबूत तीसरा राजनीतिक विकल्प तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि देश का युवा भाजपा और कांग्रेस से अलग नए विकल्प की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। अल्लाह ताला के बाद सरकारों की सरकार है ख्वाजा गरीब नवाज साहब, तो आज यहाँ आए हम और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजू अरोड़ा जी भी साथ में हैं और जारत की खुशी मिली। कहीं ना कहीं एक वाकई में अत्याधुनिक फील आया। तो देश के अंदर हमारे एक से एक शख्सियतें हैं, उनमें से एक बड़ी शख्सियत जो है ख्वाजा गरीब नवाज साहब यहाँ अजमेर शरीफ में हैं। तो दुनिया आती है और अपनी मन्नतों के लिए आती है, मन्नतें पूरी भी होती हैं। तो आज हम भी आए और हमने अपनी देश की तरक्की के लिए, देश में भाईचारे के लिए, देश में
जो आज कुछ नफरती माहौल खराब करना चाह रहे हैं वो ना कर पाए। इन तमाम ऐसी चीज़ों के लिए, देश हित के लिए हमने आज दुआएं की और अपनी पार्टी से जुड़े तमाम लोगों के लिए दुआएं की और हमारा देश खूब तरक्की करे। दुनिया में देश की जो हमारी एक पहचान है वह गंगा जमुनी जो तहजीब है, उस तहजीब के साथ ही हो, जहाँ पर बड़े बड़े धाम हैं तो बड़े यहाँ पर इस तरीके के गरीब नवाज साहब जैसे ये है अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ, ऐसे सरहन शरीफ है ना, और बहुत सारी ऐसी दरगाहें हैं जिनकी मान्यता खाली देश में नहीं पूरी दुनिया में है। तो उन तमाम का एहतराम होता रहे और इस भाईचारे को तोड़ने के काम न करे, उसके लिए हमने खूब दुआएं की। आपने नई पार्टी बनाई, क्या नई पार्टी बनाई, क्या कांग्रेस से कानून? देखिए, देश के अंदर या दुनिया के अंदर बदलाव होते रहना चाहिए और जब बदलाव होता है, जब बदलाव की आवश्यकता होती है तो निश्चित तौर पे उन प्लेटफार्मों की जरूरत होती है जिन प्लेटफार्मों में खड़े होकर उस बदलाव को किया जा सके। आज देखिए देश के अंदर, पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं देश बदलाव चाहता है क्योंकि दो ही पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ने खूब राज कर लिया देश पे, लेकिन देश वहीं जो का त्यों खड़ा है। और अगर आज हम बात करें तो देश को और कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया गया है और आज चारों तरफ देखें तो माहौल इस कदर खराब कर दिया, जैसे कि इस देश में हिंदू मुस्लिम जो है 2014 के बाद से रहने लगे हैं, पहले से नहीं रहते थे। ये देश सबका है, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग, जब देश हमारा गुलाम था, अंग्रेजों की गुलामी में था, तब से इकट्ठे रहते आ रहे हैं। अब तो आजाद भारत देश है हमारा, इस देश में सबका बराबर अधिकार है, लेकिन इस भाईचारे को तोड़ने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। उसको ना तोड़ पाए, उसके लिए मजबूत आवाज उठती रहे। तो एक तो इसलिए हमने पार्टी बनाई है और देश के अंदर एक तीसरे विकल्प के तौर पे एक अच्छा नेतृत्व देश को हम दे सकें, उसके लिए हमने पार्टी बनाई है। देश में आज स्थिति इस कदर खराब है, लेकिन उस पर बहुत कम विपक्ष के लोग, विपक्षी पार्टी बोल रही हैं, मजबूती से आवाज नहीं उठा रही है, दबे पांव आवाज उठा रही हैं, उससे काम नहीं चलेगा। जो आज मौजूदा सरकारें हैं देश की, वो जो भी हिटलर शाही कर रही हैं, तानाशाही कर रही हैं, उनके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाने की जरूरत है। इसलिए हमने पार्टी बनाई है और देश में एक अच्छी लीडरशिप खड़ी कर सके, हर जाति, हर धर्म, हर समाज से अच्छे लीडरों को आगे ला सकें। और जब अच्छे समाज, अच्छे जाति, हर धर्म से लीडर आगे आएंगे तो बदलाव होगा कहीं ना कहीं। इसलिए पार्टी बनाई है हमने, तो देश की तरक्की के लिए, देश में एक अच्छी लीडरशिप देने के लिए, देश में एक अच्छा नेतृत्व करने के लिए पार्टी का हमने जो कहीं ना कहीं पार्टी को बनाया है, तो उसी के तहत हम लगातार पूरे देश में काम कर रहे हैं। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के OSD राजीव दत्ता ने नशा मुक्ति अभियान का तहत युवाओं को खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से खेलो भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत विशेष जन जागरण अभियान की शुरुआत अजमेर के वैशाली नगर स्थित एक निजी विद्यालय से की। अभियान के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से सीधा संवाद करते हुए उन्हें स्वास्थ्य, अनुशासन और नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के OSD राजीव दत्ता ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत युवाओं को खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से खेलो भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत विशेष जन जागरण अभियान की शुरुआत अजमेर के वैशाली नगर स्थित एक निजी विद्यालय से की। अभियान के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से सीधा संवाद करते हुए उन्हें स्वस्थ, अनुशासित और नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। राजीव दत्ता ने विद्यार्थियों से कहा कि यदि युवा खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो वह न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनेंगे बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त होंगे। उन्होंने छात्रों से आह्वान करते हुए कहा, खेल को अपना दोस्त बना लो और नशे को अपना दुश्मन बना लो। उन्होंने कहा कि यही सोच देश के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाएगी। राजीव दत्ता ने कहा कि खेल केवल प्रतियोगिताएं जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का विकास करते हैं। दूसरी ओर नशे की लत युवाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार और भविष्य को बर्बाद कर देती है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थियों को खेलों, योग और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं को फिट इंडिया, खेलो इंडिया और नशा मुक्त भारत जैसे अभियानों के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दे रहे हैं। युवाओं की ऊर्जा यदि सही दिशा में लगेगी तो भारत विश्व की अग्रणी शक्ति बनकर उभरेगा। कार्यक्रम के दौरान राजीव दत्ता ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए। उन्होंने छात्रों को नियमित खेलकूद, संतुलित दिनचर्या और सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दी।
साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करे, ताकि समाज को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य सामूहिक प्रयासों से पूरा किया जा सके। अभी हमारे अंडर 17 जो कुश्ती प्रतियोगिता हुई है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, भीलवाड़ा की संध्या बिश्नोई सिल्वर मेडल जीता। पूर गांव से निकली हुई, अखाड़े से, छोटे से गांव से निकली हुई बच्ची ने वहाँ सिल्वर मेडल जीता। अनुरुति राय, हम उसको बचपन से कोटा से देखते हैं, अच्छी खिलाड़ी है। उसका कॉन्फिडेंस देखिए आप, उसने मुस्कुराते मुस्कुराते हर सेमीफाइनल और फाइनल के बाउट जीता। उसने कभी दिमाग में टेंशन नहीं लाई। ये परिणाम इसी का है कि वहाँ स्पोर्ट्स के प्रति लोग जागरूक हैं। स्पोर्ट्स को आप कैरियर भी बना सकते हैं। देखिए, हर चीज़ निर्धारित है, सरकारी सेवाएं भी सीमित हैं, प्राइवेट सेवाएं भी सीमित हैं, पर आप एज अ स्पोर्ट्स अगर इसको कैरियर चुनते हो और मेडल्स पाते हो नेशनल में, इंटरनेशनल लेवल में, तो आपको जॉब मिलता है और आपको प्रसिद्धि भी मिलती है। ये जो अनुरुति राय हो गई, संध्या बिश्नोई हो गई, अश्वनी बिश्नोई हमारे यहाँ, कोमल वर्मा है रेसलिंग में, कई खिलाड़ी हैं हमारे। अभी इंटरनेशनल पहलवानों में 8 मेडल है, इसमें 5 महिलाएं लेके आई हैं इंटरनेशनल पहलवान, हर कैटेगरी में। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है, टैलेंट हंट होना चाहिए और इससे टैलेंट हंट होगा। गांव-गांव में जब किसी भी खेल में प्रतिभा है, वो आगे आएंगी, निश्चय ही अपना पूरा प्रदर्शन करेंगी और देश का, राज्य का नाम रोशन करेंगी। सर, हमने इस बारे में भी, हमारे जितने भी संघ हैं स्पोर्ट्स के, वो एक माध्यम होते हैं सरकार के और खिलाड़ी के बीच में। कोई भी परेशानी खिलाड़ी को होती है, TDA से संबंधित हो, स्पोर्ट्स ऑफिसर से संबंधित हो, कोच से संबंधित हो, तो संघ की जिम्मेदारी है कि वो उसके माध्यम बने, ब्रिज ब्रिज बन के वो उसकी पूर्ति कराए। तो ऐसा हमने और संघों को भी सबको साथ लिया है इस संकल्प में। जहाँ भी स्पोर्ट्स अधिकारी, कोच, जो भी चाहिए होगा, वो हमारा संघ उपलब्ध कराने की भरपूर कोशिश करेगा। पुष्कर मेले में एक नवाचार किया था, इस बार भी होगा? 100% होगा। और मैं पुष्कर में भी एक अच्छा कल्चर प्रोग्राम कराऊंगा वहाँ, और गंगानगर के तहत कराएंगे हम। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एक अच्छे कलाकार को वहाँ बुलाएंगे, सारे युवाओं को आह्वान कराएंगे, उनसे वही संकल्प और ओत दिलाएंगे जैसे हमने गंगानगर में 15 जून को यह संकल्प लिया था कि 1 वर्ष में गंगानगर को नशा मुक्त कर देंगे। ऐसे ही हम आज संकल्प लेंगे कि अजमेर जिला 1 वर्ष में नशा मुक्त होना चाहिए। इस प्रयास में आप लोगों को और आमजनों का सहयोग है। हमारे खिलाड़ी, हर संघ के खिलाड़ी इसमें सम्मिलित हैं। हमें आशा है कि इसके आशारूप परिणाम है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में संचालित विधानसभा हेल्प डेस्क के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सोमवार को लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में संचालित विधानसभा हेल्प डेस्क के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर
सोमवार को लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष एवं अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने हेल्प डेस्क से लाभान्वित मरीजों एवं उनके परिजनों से सीधा संवाद किया। उन्होंने हेल्प डेस्क के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली तथा सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने के लिए लाभार्थियों से सुझाव भी आमंत्रित किए। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि मरीज और उनके परिजनों को समय पर सही मार्गदर्शन मिलना सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाला व्यक्ति पहले से ही शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान होता है। ऐसे में समय पर उसे सही जानकारी और सहयोग मिल जाए तो उसकी परेशानी काफी हद तक कम हो जाती है। देवनानी ने अपने संबोधन में कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। उन्होंने कहा जनसेवा के इस अभियान को निरंतर जारी रखा जाएगा और विधानसभा हेल्प डेस्क भविष्य में भी इसी प्रकार आमजन की सेवा करती रहेगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को बेहतर मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान हेल्प डेस्क से लाभान्वित मरीजों एवं उनके परिजनों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि हेल्प डेस्क के सहयोग से उन्हें अस्पताल में उपचार, जांच और विभिन्न वार्डों तक पहुंचने में काफी सुविधा मिली। उन्होंने इस पहल को मरीजों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने कहा कि विधानसभा हेल्प डेस्क अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रही है। जब मैं पहले विधायक बना उस समय से ये संकल्प लिया था कि जन की सेवा, विशेष रूप से चिकित्सा क्षेत्र में मरीजों की जितनी कर सकता हूँ। उसके बाद जब इस स्पीकर की जिम्मेदारी आई, मैंने जेएलएन के अपने अस्पताल के अधिकारियों के साथ, प्रिंसिपल के साथ, के साथ मिलकर के सोचा कैसे की जाए। हमने स्पीकर हेल्प डेस्क हमने यहाँ पे प्रारंभ करने का तय किया और आज मुझे खुशी है कि इनके सबके सहयोग से, नर्सिंग स्टाफ बाकी सबके सहयोग से आज हमने पूरे 2 वर्ष पूरे किए हैं। इन 2 वर्षों में 12,000 से अधिक मरीज लाभान्वित हुए। उस ओपीडी भी है, आईपीडी है, सोनोग्राफी है, तरह तरह की जो भी आवश्यकताएं होती हैं उन सब के लिए मरीजों को लाभ मिला। यह केवल अजमेर उत्तर के लिए नहीं, केवल अजमेर जिले के लिए नहीं, ये पूरे संभाग के मरीजों का इसको लाभ मिला है। और इसमें न कोई अमीर देखा, न गरीब देखा, न छोटा देखा, न बड़ा देखा, न हमने किसी वर्ग का देखा, सबको यहाँ से लाभ मिला है। मैं समझता हूँ उससे जो एक आत्मिक शांति मिलती है, निश्चित रूप से सेवा है। कि मेरे इसी अस्पताल में जब पिताजी माताजी भर्ती हुए थे उस समय की मैंने स्थिति देखी और आज मुझे मन में प्रसन्नता है कि मैं उनकी तकलीफों को देख करके आम जन की तकलीफों को दूर करने में थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। मुझे ईश्वर आशीर्वाद दे कि यह हेल्प डेस्क चलती रहे और हमेशा लोगों को इसका इलाज मिलता रहे, ताकि जो नर सेवा, नारायण सेवा का जो उद्घोष है, प्रधानमंत्री मोदी जी और भजन लाल जी का जो सोच है कि अजमेर शहर, राजस्थान और देश पूरा निरोगी बने, उसमें हम सब लोग अपनी आहुति भी दें। इतना निवेदन करता हुआ हेल्प डेस्क के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसको अच्छे से अच्छा चलाते रहें। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय परिसर में हमारी हेल्प डेस्क का 2 वर्ष पूर्ण हुए, जिसके उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बताया गया कितने लोग लाभार्थी थे, उनके से वार्तालाप थी, क्या क्या उनको फायदे मिले और किस तरह से इसे और इम्प्रूव किया जा सके, इसके बारे में संवाद रखा गया था। हमारा जो स्पीकर हेल्प डेस्क है वो 24/7 रन करता है। आज उसको पूर्ण 3 अगस्त को हमने 2 साल पहले चालू किया था, 2 वर्ष पूर्ण हुए। इसमें हमें सेवाएं काफ़ी सारी दी जाती हैं। कोई मरीज आके पूछता है कि मैं इस वार्ड में जाना चाहता हूं, तो उसको डायरेक्शन दिया जाते हैं। मुझे कौन सी जांच कहाँ होगी, कौन सा डॉक्टर किस जगह उपलब्ध होगा, कौन सा विभाग कहाँ है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो साथ जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। एक्सीडेंट के समय में या कोई
अनजान व्यक्ति यहाँ पर आता है मदद के लिए, उसको भी हम सहायता करते हैं। तुरंत प्रभाव से हमारी पूरी टीम सचेत हो जाती है और साथ जाती है और उनको मदद करती है। हेल्प डेस्क पे हमारे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। ये ही नहीं, हमारे सेतु योजना जो कि एक हमारे रैपिड रेड्रेसल सिस्टम का पार्ट है, विभिन्न गाँव, डिस्ट्रिक्ट और हाईवे पे जो डिस्पेंसरी है उन पे QR कोड विस्तृत किया हुआ है। वो QR कोड भर के हमें गूगल शीट प्राप्त होती है तो हम तुरंत अलर्ट हो जाते हैं कि यहाँ इमरजेंसी आने वाली है, तो हम सारी टीम, मैं चिकित्सक यहाँ कैजुअलिटी में उपलब्ध होते हैं और उसको सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे ही RGHS काउंटर, जो कि हमारा, कभी लोग घूमते रहते हैं कि हमें RGHS की दवाइयाँ नहीं मिल रही है, तो उनके लिए RGHS काउंटर है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए गार्ड की एक नियुक्ति की हुई है, जो डायरेक्शन के साथ साथ कितनी बार रात्रि में हमारी महिला चिकित्सक आती है, नर्सिंग ऑफिसर आती है, महिला पेशेंट आता है, अकेला कभी आता है तो गार्ड हमारे साथ जाके उसकी मदद करता है और उसको हेल्प करता है ताकि कोई महिलाओं की सुरक्षा बनी रहे। ऐसे ही बहुत सारे कार्यक्रम हमारे इस हेल्प डेस्क के माध्यम से किए जाते हैं। CCTV की निगरानी भी इसी जगह से की जाती है ताकि अस्पताल में क्या चल रहा है उसमें निगरानी रख सके। और भी इसे सुदृढ़ बनाने के लिए हमने आज मरीजों को बुलाया था, किस तरह से हम और इसको अच्छा बना सकें और जन सेवा कर सकें ताकि किसी को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। कितनी बार कहते हैं कि ट्रॉली नहीं मिली, व्हील चेयर नहीं मिली, आप वहाँ नहीं मिलती है, तुरंत हेल्प डेस्क पहुँचे, आपको हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। व्हील चेयर भी मिलेगी, ट्रॉली भी मिलेगी, वार्ड बॉय भी मिलेगा। मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ, आप किसी को अपने लालच ना दिया करें, और सर क्योंकि इस लालच देने से वो उसके मति में थोड़ा खराब होती है, दूसरे मरीजों जो देने में असमर्थ होता है उसमें काफ़ी असुविधा होती है, तो आप उनको भ्रष्टाचार में फैलाते हैं। तो आप, मैं चाहता हूँ उनको प्रोत्साहित करें कि आप मेरी मदद कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। ये हमारा JLN आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और संलग्न चिकित्सालय कटिबद्ध है, कर्तव्य है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जन सेवा करेंगे, मानव सेवा करेंगे, निस्वार्थ करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मतलब ये हुआ कि जो पहले नियंत्रण काम चल रहे थे वो नहीं हो रहे थे, अब शिकायत करने पड़ी होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे सभी मरीजों को अच्छी चिकित्सा सेवाएं दी जाती है, पर कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियां होती है। कोई अकेला होता है, उसे आइडिया नहीं होता किधर जाना है, कहाँ जाना है, या कोई एक्सीडेंट से ग्रसित अकेला भी आता है, तो हमारी हेल्प डेस्क उसमें बहुत सहायता करती है। उनको तुरंत आगे आके नर्सिंग स्टाफ उसके साथ जाता है, उसकी हेल्प करता है, सारे एक्सरे करवाता है, CT स्कैन MRI भी कराता है। और किसी के जैसे फोन आता है कि भाई इस जगह एक्सीडेंट हो गया, ये पेशेंट हम भेज रहे हैं, तो वो आके यहाँ पर कैजुअलिटी में हम उनको डिटेल दे देते हैं ताकि उसको अटेंड कर लेते हैं, तुरंत प्रभाव से, तुरंत गति से उसका इलाज होता है। पर कोई भी मरीज किसी भी समय हमारी कैजुअलिटी में आता है, उसको निःशुल्क, और हमारे चिकित्सक, नर्सिंग कर्मचारी हमेशा तत्पर रहते हैं। रैपिड रेस्पॉन्स टीम जो हमारी है कैजुअलिटी की, वो तत्पर रहती है सेवाएं देने के लिए। ये उनके लिए है जो भी किसी को असुविधा होती है या कभी पीड़ित होता है कि भाई मुझे सुविधा नहीं मिल पा रही, तो उसको करेक्शन करने के लिए। नहीं, व्यवस्था सारी चलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट आता है और वहाँ आके उनको लगता है कि नहीं, ये मेरे को सही सुविधा कहाँ जाना है, एक्सरे MRI करानी है, तो वो उनसे सहायता ले सकता है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।